हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो अगर बच्चे आप भी पीजीटी या वर्ग एक एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान बच्चे विषय है, तो आज आपके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट पहली इकाई, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता बच्चे जिसको आपके द्वारा कहा जा सकता है, इसके एमसीक्यू सेशन आज हमारा है। इसके टॉप 25 एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे और अभी भी आपको पूरा बच्चे बेनिफिट देंगे। वो जीवों में विविधता या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइए बच्चे इस यूनिट को पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर आप सामान्यतः क्लासिफिकेशन वगैरह के कंसेप्ट को आपने देखा होगा, उन्हीं के विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए बच्चे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप सभी जब घर पे रिपीटेशन करो, रिवीजन करो, तो मैंने सभी की एक्सप्लेनेशन भी साथ में आप सभी के लिए ऐड कर दी है। बिल्कुल सरल शब्दों में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आपको दोनों ही लैंग्वेज के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका DSSB के अंदर पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया था बच्चे, क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड्स इट्स विंग्स। इनमें से कौन अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता बच्चे। देखिए, देखने में छोटा सा फैक्ट लग रहा है लेकिन बहुत गहरा कंसेप्ट है बच्चे। देखिए, चार ऑप्शन दिए गए आपको, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, फ्रूट फ्लाई या ड्रैगन फ्लाई। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। अब एक्सप्लेनेशन सुनिए बच्चे। ड्रैगन फ्लाई जो है वो अपने पंखों को फोल्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका पैलियोप्टेरा ग्रुप का इंसेक्ट होता है। पैलियोप्टेरा इंसेक्ट का ग्रुप का कीट है बच्चे। इस ग्रुप की पहचान क्या होती है? इस ग्रुप के कीटों के खास पहचान होती है, इनके विंग्स जो होते हैं ना वो रिजिड यानी कठोर होते हैं और इनके पंख शरीर के ऊपर मोड़े नहीं जा सकते हैं। उड़ान के बाद भी इनके पंख हमेशा साइड में फैले हुए रहते हैं, इसलिए ड्रैगन फ्लाई अपने पंख नहीं मोड़ सकता बच्चे। सही आंसर क्या आ जाएगा सर आपके सामने? डी वाला आंसर सही होगा। क्लियर हो गई बच्चे? आइए चलते हैं अगला हमारा शानदार क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, द मोस्ट स्वोलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज। तिलचट्टा जो होता है उसके पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड बच्चे कौन सा होता है? तो देखिए, कोक्चा, फीमर, ट्रैकेंटर या फिर टारसस। अब समझिए बच्चे, कॉकरोच के पैर में कुल 5 मुख्य सेगमेंट होते हैं बच्चे। पहला कोक्सा, ये शरीर से पैर को जोड़ता है, ठीक है सर, सबसे स्मॉल होता है। उसके बाद बच्चे फिर आपका होता है ट्रैकेंटर, ये छोटा जोड़ होता है। फीमर सबसे बड़ा और सबसे सूजा हुआ भाग होता है, सबसे स्वोलन पार्ट होता है बच्चे। टीबिया सबसे लंबा और पतला होता है। टार्सस ये पैर का अंतिम हिस्सा होता है। तो आपने देखा बच्चे, फीमर सबसे बड़ा और सबसे सूजा भाग होता है। फीमर सबसे सूजा हुआ क्यों होता है? फीमर कॉकरोच के पैर का सबसे मोटा, सबसे मजबूत और बड़ा हिस्सा होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो कॉकरोच को तेजी से दौड़ने और कूदने में मदद करते हैं बच्चे, इसलिए यह हिस्सा अन्य सेगमेंट की तुलना में ज्यादा फुला हुआ या मोटा दिखाई देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी वाला आंसर आपको देखने को मिलेगा सर, फीमर इसमें आ जाएगा। ओके सर, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए ध्यान से देखेंगे बच्चे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड। घरेलू जो मक्खी होती है उसके लार्वा को क्या कहा जाता है? देखिए, हमारा अगर मनुष्यों को देखा जाए तो मनुष्यों के अंदर उनका जो शरीर है बच्चे, उनका शरीर जैसा बचपन में हमने जन्म लिया था, हम जैसे थे वैसी संरचना हम जब बड़े होते, अडल्ट होते तो होती। लेकिन ये सारे जीवों पे लागू नहीं होता। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जन्म के समय पे उनका शरीर जो होता है एक अलग स्ट्रक्चर वाला होता है, जैसे मेंढक होते हैं, मेंढक के लार्वा में पूंछ होती, पहले बड़े होते हैं तो पूंछ नहीं होती, मतलब उनकी काया परिवर्तित होती है, उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर बदलती है। तो लार्वा मतलब इनिशियल स्टेज की बात हो रही है। तो मक्खी का लार्वा जो है बच्चे, उसको बोलते क्या है? देखो, बोला तो बच्चे उसको मैगोट जाता है। अब समझिए एक बात, इसके साथ मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, हाउस फ्लाई का जो लाइफ साइकिल है वो 4 चरणों में होता है बच्चे। पहला स्टेज में एग की फॉर्मेशन, एग से निकलता है जो लार्वा, उसको मैगोट कहा जाता है, फिर प्यूपा कहा जाता है, फिर अडल्ट फ्लाई बनता है बच्चे। ऐसे 4 स्टेज में उसका पूरा जीवन होता है। मैगट जो होता है छोटा, सफेद और बिना टांगों वाला कीड़े जैसा लार्वा होता है, ये सड़ी गली चीजों में रहता है। चलिए, समझ में आ गई बात? आज के बाद याद रखिएगा। ओके सर, चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चे, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कल कैविटी, इनमें से कौन सा संघ उसकी खोपड़ी में उपस्थित गुहा या गड्ढों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है बच्चे। यानी कि सर देखो, आप जानते हो कि हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम, 5 जगत में बांटा है, और 5 जगत में फिर छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं जिनको फाइलम कहा जाता है, संघ कहते हैं। तो कौन से संघ के ऐसे जीव हैं बच्चे जिनके उनकी खोपड़ी के अंदर जो गुहाएं, जो कैविटी प्रेजेंट है, उसके आधार पे हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो सही आंसर आएगा सर रेप्टाइल। रेप्टाइल कैसे बच्चे, ये भी आपका आ चुका है, 2018 में भी आया था बच्चे, 2022 में भी आपका पूछा गया है ये पीजीटी एग्जाम के अंदर। रेप्टाइल को उनकी खोपड़ी में मौजूद जो टेम्पोरल स्कल कैविटियां हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है बच्चे। इसे स्कल कैविटी क्लासिफिकेशन या टेम्पोरल फेनेस्ट्री क्लासिफिकेशन कहा जाता है। रेप्टाइल में स्कल कैविटी के आधार पर 3 ग्रुप होते हैं बच्चे। कौन कौन से 3 ग्रुप होते हैं सर? सबसे पहला ग्रुप आपको देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं एनप्सिडा, जिसके अंदर खोपड़ी में कोई छिद्र नहीं होता। एक होते हैं डायप्सिडा जिसमें 2 होल होते हैं, एक होते हैं सिनेप्सिडा जिसमें 1 होल होता है बच्चे। तो ये क्लासिफिकेशन केवल और केवल रेप्टाइल्स पे लागू होता है। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चे, अगर आप बच्चे एमपीटेट वर्ग 1 पीजीटी एग्जाम बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हो, या केवीएस एनवीएस के लिए आप अगर पीजीटी बायोलॉजी के शिक्षक बनना चाहते हो तो गुरु बैच आपको मिल जाएगा संसारम एप्लीकेशन पे। ईएमआरएस के पीजीटी बायोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट टीयर 1 और टीयर 2 के लिए बच्चे बैच आपको मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ के एग्जाम जो नजदीक आने वाले हैं बच्चे, उसके लिए भी अलग से सेपरेट बैच आपको मिल जाएगा। सारे बैच के अंदर ये खास बात है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेंगे बच्चे। डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे बच्चे, और इसके साथ में ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो आप सभी बच्चों को मिलेंगे। तो इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए संसारम एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चे, डाउनलोड करें, प्रिपरेशन शुरू करें। अगर आप पीजीटी एग्जाम बायोलॉजी विषय से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चे आपके लिए बुक अवेलेबल हैं। आप अगर बुक चाहते हो जिसके अंदर पिछले सारे के सारे वर्षों के एमसीक्यू हो और नए एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी हो, तो बच्चे जितने भी पीजीटी एग्जाम आप अगर सब एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो बच्चे ये एनसीईआरटी शिक्षक नाम से आपको बुक मिलेगी। खासकर बच्चे जितने पीजीटी एग्जाम है, चाहे एमपीटेट वर्ग 1 एग्जाम जो अभी निकट भविष्य में आने वाला वही क्यों ना हो, और अगर छत्तीसगढ़ के अंदर आप बायोलॉजी विषय से वर्ग 1 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चे ये आपकी बुक आपको मिल जाएगी। बुक कैसे मिलेगी बच्चे? आप सभी को संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन पे जाओगे तो एप्लीकेशन पे आपको बुक्स का फोल्डर अलग से मिलेगा, वहां से ऑर्डर करोगे, आप भारत के किसी भी कोने में हो आपके घर पे बुक पहुंचा दी जाएगी। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, काम की बात पे। 5वां क्वेश्चन है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखो भाई क्या होता है, हमने पढ़ा है कि सर हमने धीरे धीरे विकास किया, ग्रोथ किया, इवोल्यूशन किया। इवोल्यूशन के प्रोसेस में पहले मछलियां आई, फिर मछलियों से ग्रोथ करके डेवलप करके उभयचर एम्फीबियन बने, ऐसे करते करते गए। एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जिसमें कोई जीव थोड़ा सा विकास कर लेता है तो ना तो वो पिछला जीव रहता है ना वो अगला बन पाता है। तो ऐसे ही एक ऐसा हम जीव मानते हैं जो ना तो पूरी तरह से मैमल है और ना ही पूरी तरह से वो रेप्टाइल है। तो बताइए बच्चे उसका नाम क्या होगा? देखो भाई नाम आपको देखना पड़े तो सी आंसर आपका रहेगा मोनोट्रेमेटा, जिसको हम लोग कहेंगे, आप समझते हैं। मोनोट्रेमेटा जो है उन जीवों का ग्रुप होता है जिनमें रेप्टाइल और मैमल्स दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, क्योंकि रेप्टाइल की जैसी फीचर होती हैं जैसे अंडे देना है ना, क्लोका का होना, रेप्टाइल के जैसा कंकाल होना। अच्छा मैमल के जैसे फीचर भी हैं जैसे बाल होना और मिल्क का एक्सक्रेशन करना, वार्म ब्लडेड यानी शरीर के अंदर उनका टेम्परेचर नियंत्रित करने की उनके अंदर गतिविधि होना। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्लेटिपस हो गया और एकिडना, बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं बच्चे, तो आज इनकी कैटेगरी भी याद कर लीजिएगा जिस प्रकार से भविष्य में आपको काम आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। विच इज कॉल्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल्स, किसको सरीसृपनुमा स्तनी कहा जाता है? रेप्टाइल लाइक मैमल, सरीसृप के जैसा स्तनधारी, इनमें से किसको कहते हैं बच्चे? हम लोग समझते हैं। एक होता है बच्चे आपका एकिडना, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर को
हम रेप्टाइल लाइक मैमल्स भी कहते। क्यों? अभी तो पिछला क्वेश्चन पढ़ा जहाँ पे प्लेटिपस और एकिडना मैंने बच्चे आपको एग्जांपल बताए थे, वहीं से आ गया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर आपको रेप्टाइल जैसे फीचर भी देखने को मिलेंगे और मैमल्स स्तनधारी जैसे भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है। और इसको हम दूसरे शब्दों में स्पाइनी अंट ईटर भी कहा जाता है, कंटिकीय चींटीखोर भी कहा जाता है बच्चे। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बच्चे। पेक्टिन इज फाउंड इन द आईज ऑफ। पेक्टिन एक पॉलीसेकेराइड होता है बच्चे, किसकी आंख में पाया जाता है सर? मछली, फ्रॉग, स्नेक्स या बर्ड्स? तो मेरे भाई ये पाया जाता है बर्ड्स की आंखों में, पक्षियों में। पेक्टिन एक विशेष संरचना होती है जो केवल पक्षियों की आंख में पाई जाती है बच्चे। इसे हम पेक्टेन ओक्यूली कहते हैं। क्या करता है ये आपका? ये एक डार्क कॉम्ब शेप, कंघी जैसे आकार की संरचना होती है, रेटिना के पास में मौजूद होती है। पक्षियों में उनकी जो दृष्टि है ना उसको बहुत तेज बनाती है, आंखों को न्यूट्रिशन देती है, और जब पक्षी उड़ रहे होते हैं या शिकार करते हैं तो उसके दौरान उनको हाई क्वालिटी विजन यानी दृष्टि प्रदान करती है। याद रखिएगा बच्चे आज के बाद। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 8 जिसको हम बोलेंगे फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। आर्कियोप्टेरिक्स बच्चे एक जीव का नाम लिखा है, ये क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स का पहला जीवाश्म 1861 में जर्मनी के आपके सोलनहोफेन लाइमस्टोन में मिला था। इसे सबसे पहले एंड्रयूज वेगनर ने वैज्ञानिक रूप से पहचाना और नाम दिया था। उन्होंने इसे आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का नाम दिया था। बाद में इसे पक्षियों और सरीसृपों के बीच की इवोल्यूशन लिंक मानना। मतलब कुछ ऐसे सरीसृप जो अपने आप में इवोल्यूशन उद्विकास करके पक्षी बनना चाह रहे थे, वो ना तो पक्षी बने थे और ना ही वो रेप्टाइल रह गए थे, तो बीच की एक कड़ी थी जो विकसित हो रही थी, तो बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि भाई रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कड़ी बताओ कौन सी है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए बच्चे। एनिमल विच कैन मूव अपर जॉ इज। वो प्राणी जो ऊपरी जबड़े को हिला सकता है। जैसे हम हैं बच्चे, तो आप देखो ये हिला सकते हैं, ऊपर वाला हिला के देखो, नहीं हिला पाओगे सर। हमारी ये वाली जो जबड़े की बोन होती है मूवेबल होती है, मैंडिबल बोलते हैं इसको। ऊपर वाली मैक्सिला बोन होती है, ये मूवेबल नहीं होती। लेकिन कौन सा ऐसा प्राणी जो जबड़ा हिला सकता है? समझो मेरे भाई, ज्यादातर जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, कशेरुक होते हैं जो रीढ़ की हड्डी वाले, वो जो उनका जो जबड़ा होता है ऊपर वाला खोपड़ी से जुड़ा होता है, इसलिए नहीं हिलता, केवल निचला जबड़ा हिलता है। लेकिन जो आपका क्लेरियस बच्चे जो है, ये कैटफिश भी आप लोग जिसको बोलते हो, ये क्या करता है? ये टीलियोस्ट फिश होती हैं। टीलियोस्ट फिश होती हैं बच्चे। देखो फिश के अंदर आपने कई कैटेगरी पढ़ी थी जब हमने क्लासिफिकेशन किया था। कुछ अस्थिल जिनको हम बोलते थे, कुछ बिना अस्थि वाली, बिना जबड़े वाली, ऐसे आपने कैटेगरी पढ़ी थी। ये आपकी टीलियोस्ट कैटेगरी में आती हैं बच्चे। और इनके अंदर प्रोशिबल अपर जा पाया जाता है, यानी इनका ऊपरी जबड़ा आगे पीछे हिल सकता है, जिससे वे शिकार को आसानी से पकड़ते हैं। इसलिए क्लेरियस वो प्राणी है जो अपर जा को हिला सकता है। सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? सी आ जाएगा आपका। 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए बच्चे। द ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब ऐसा जीवों का समूह है जिनका रक्त कोल्ड है। इसका मतलब ये है कि वो अपने शरीर का तापमान अपने अंदर से मेंटेन नहीं करते। एटमॉस्फेयर का जैसा टेम्परेचर होगा वैसा ही उनकी बॉडी का हो जाएगा, तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं बच्चे। और इनके अंदर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी इनके हृदय में 4 चैम्बर कंप्लीटली नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कुछ जीव आपको ऐसे मिलते हैं, जैसे हमारे अंदर तो बच्चे 4 चैम्बर कंप्लीट हैं, इनमें क्या होता है लगभग ऐसे होता है कि ये 2 चैम्बर तो ठीक है, ये 1 चैम्बर दोनों से मिलके बन जाता है, कॉमन हो जाता है 1 चैम्बर, तो कंप्लीट 4 चैम्बर नहीं है। तो बच्चे ये कौन होते हैं? अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, पोइकिलोथर्मिक कहा जाता है उनको। इनका बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदलता है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट का मतलब होता है लगभग 3.5 या 3.5 चैम्बर हम जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 एट्रिया, 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय। मैंने कहा 2 आलिंद 1 निलय होते हैं, लगभग ऐसा बोल सकते हो। ओके सर, तो इनका हृदय जो है ना पूरी तरह से 4 चैम्बर नहीं होता। ये स्थिति किसमें होती है बच्चे? ये होती है सर रेप्टाइल्स के अंदर, सरीसृप के अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ बच्चे। डॉगफिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप? डॉगफिश निम्न में से
किस समूह के अंतर्गत आती है? डॉग फिश बच्चे किस समूह के अंतर्गत आती है? ये आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आ चुका है क्वेश्चन। देखिए, डॉग फिश एक प्रकार की शार्क होती है, पहली बात। ये कौन सी क्लास में आती है? ये आपकी आती है बच्चे कॉन्ड्रिक्थिज, यानी कॉन्ड्रिक्थिज का मतलब होता है जिसमें कार्टिलेज होती हैं, जिसमें उपास्थियां होती, बोन्स नहीं होती हैं बच्चे। एंड ये फिश जो होती हैं, ये इनका ग्रुप का नाम क्या होता है? ग्रुप का नाम होता है नाथोस्टोमाटा। नाथोस्टोमाटा इस ग्रुप में आते हैं बच्चे। ये नाथोस्टोमाटा का मतलब होता है जिसमें जबड़े होते हैं। कुछ मछलियों में जबड़े नहीं होते, कुछ में होते हैं। जिसमें होते हैं वो नाथोस्टोमाटा बोलते हैं, और जिसमें नहीं होते अग्नाथोस्टोमाटा कहा जाता है उनको। तो ये नाथोस्टोमाटा में आती है। डॉग फिश में जोरदार जबड़े होते हैं शार्क के अंदर, आप जानते हो, इसलिए इसी ग्रुप में इसको रखा जा सकता है मेरे भाई। तो कौन से में आ जाएंगे सर? ये रे सर, बी वाला आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर पे आ जाओ बच्चे। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की वह प्रकार बताओ जो टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम क्या बच्चे? एक फाइलम होता है इनवर्टिब्रेट्स का। टेपवॉर्म, टेपवॉर्म, चपटे कर्मी सुना होगा आपने, चपटे कर्मी बच्चे आपने सुना होगा। प्लेटी हेलमिंथीज नाम सुना होगा, फाइलम का नाम होता है, उसमें आते हैं। तो इसके अंदर श्वसन किस प्रकार का होता है बच्चे? ये आपसे पूछा है। तो बच्चे एक टेपवॉर्म होता है ये टीनिया सोलियम, और एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहता है। जो ये क्या करता है? ये हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। आंतों के अंदर जो ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसलिए इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कारण जो टेपवॉर्म होता है वो अनेरोबिक रेस्पिरेशन करता है बच्चे। तो क्या आंसर आ जाएगा सर इसके अंदर? अवायवीय श्वसन करता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ बच्चे। ये क्या कहता है आपको? फिर से एक जीव का नाम है सिस्टोस्टोमा। ये कॉमनली इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? सिस्टोसोमा को कॉमनली क्या कहा जाता है भाई? देखो इसको, ये एक चीज आप पहले समझो सिस्टोसोमा के बारे में। ये भी उसी कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है जिस कैटेगरी का आपने पीछे पढ़ा है। कौन सी कैटेगरी? प्लेटी हेलमिंथीज। ये प्लेटी हेलमिंथीज कैटेगरी का एक जीव है। प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम का नाम है। फाइलम में और छोटी छोटी कैटेगरी होती है, क्लास बोलते हैं जिनको, और ट्रेमेटोडा क्लास का ही सदस्य होता है, समझ गए। और ये जो होता है ये इनवर्टिब्रेट्स कैटेगरी में आता है। इसका कॉमन नाम होता है ब्लड फ्लूक, रक्तकर्मी बोलते हैं, क्योंकि ये मनुष्य और जो अन्य वर्टिब्रेट्स है ना, उनकी रक्त वाहिकाएं जो होती हैं उनमें पाया जाता है बच्चे। इससे एक बीमारी होती है सिस्टोसोमियासिस बीमारी होती है बच्चे। खतरनाक पैरासाइटिक डिजीज होती है जो दूषित पानी से फैलती है। ये भी सारी बात आप याद रख लेंगे, और ये आपका एमपी टेस्ट के अंदर पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं? अलग अलग प्रकार के आपने फाइलम पढ़े हैं। तो डंक मारने वाली विषैल, जिनके अंदर विष होता है, विष के माध्यम से डंक मारते हैं तो अगले जीव को मार सकते हैं, बेहोश कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी होती है बच्चे? कैटेगरी का नाम आपने सुना होगा लगभग हर बच्चा। दूसरी कैटेगरी मैंने भी आपको जब अपने बैच के अंदर एप्लीकेशन पे पढ़ाया था बच्चे, मैंने आपको, तो मैंने बताया था आपको कौन से होते हैं? सिलेंट्रेटा होते हैं। सिलेंट्रेटा बच्चे, ये जो सेल होती है इनको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। एक विशेष स्टिंकिंग, काटने वाली या डंक मारने वाली कोशिकाएं होती जो कि केवल आपके सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं। सिलेंट्रेटा जो फाइलम होता है उसको निडेरिया भी कहते हैं। इन्हें नीडोसिस्ट भी कहा जाता, साइट्स भी कहा जाता है। निमेटोसिस्ट किसके लिए उपयोग होते हैं? शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। जहरीला डंस होता है बच्चे, क्लियर है? एग्जाम्पल बताऊं इस कैटेगरी में, जो सिलेंटरेटा कैटेगरी, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं बच्चे? हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, कोरल, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और इन सब के अंदर ये आपके डंक मारने वाली सेल होती हैं। तो ए आंसर बच्चे आपका हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन से पहले बच्चे बता दूं, ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक नहीं हो तो आप प्यारे बच्चे इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको ये पीडीएफ डेफिनेटली मिलेगी, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बेनिफिट ये होता है, कोई बच्चा कभी भी अगर टेलीग्राम पे जाए तो उसको पीडीएफ जो प्रीवियस वाली है वो भी सारी मिल जाती है। विच सेल आर फाउंड ओनली इन स्पंज? कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में ही पाई जाती हैं बच्चे? स्पंज के अंदर केवल कौन सी सेल होती हैं? काइनोसाइट्स बच्चे या कोलर सेल? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आ चुका है ये, लगभग हर 2-3 साल में एक बार रिपीट हो ही जाता है। 3 बार तो ये मैंने डिटेक्ट किया है, जो आपके सामने मैंने लिख दिया है। ओके सर, ये स्पंजों में पाई जाते हैं।
इनको फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल भी कहा जाता है बच्चे। ये स्पंज की यूनिक विशेषताएं हैं जो किसी और में नहीं पाई जाती। काम क्या होता है, ये पानी का प्रवाह पैदा करती हैं बच्चे, भोजन के कणों को पकड़ती हैं और पाचन में भी सहायक होती हैं। बहुत काम होते हैं स्पंज के अंदर। स्पंज क्या है, जो अकशेरुक जीव होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उसके अंदर एक फाइलम होता है बच्चे, पोरीफेरा। पोरीफेरा आपने सुना होगा, तो उसी को कहते हैं स्पंज। ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर। देखो भाई, एक तो हमारा क्लासिफिकेशन आज है 5 किंगडम वाला। अब इसके साथ साथ बहुत सारे और भी हैं, हालांकि सबसे ज्यादा जो मान्य है वो तो हमारा ये 5 किंगडम वाला है, लेकिन साथ साथ में कुछ लोगों ने और भी सजेस्ट किए हैं। तो उन उसी प्रकार से एक 8 जगत और 2 डोमेन में विभाजित किया गया था। वो किसने किया था बच्चे, तो वो किया था आपका कैवेलियर स्मिथ ने किया था। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों का वर्गीकरण कैसे किया था, 2 बड़े एम्पायर बनाए और 8 किंगडम बनाए उनके अंतर्गत। तो 2 बड़े एम्पायर कौन से बनाए थे, प्रोकारियोटा, यूकारियोट्स, ऐसे बनाए थे उन्होंने। उसमें फिर बहुत सारे किंगडम बनाए थे, तो याद रखिएगा बच्चे, इसको हो जाता है। 17 नंबर पे आ जाओ बच्चे। राइजोपस बिलोंग्स टू विच क्लास। राइजोपस किस श्रेणी के अंदर पड़ता है। राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का फंगस होता है बच्चे, जो आपका फाइकोमाइसिटीज इस क्लास के अंदर पड़ता है। इसे अब हम क्या कहते हैं, जाइगोमाइसिटीज भी कहते हैं इसको। आधुनिक वर्गीकरण में इसको जाइगोमाइसिटीज कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो फाइकोमाइसिटीज में क्यों रखते हैं, क्योंकि बच्चे ये एसेक्सुअल स्पोर बनाता है जिसका नाम स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है, और सेक्सुअल स्पोर जब बनाता है तो जाइगोस्पोर बोलते हैं बच्चे। फास्ट ग्रोइंग फंगस होता है, दैट्स इट। ये बात याद रखिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे आपका, फाइकोमाइसिटीज। 18 नंबर पे आ जाओ बच्चे। 18 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एन एक्सेप्शन टू सेप्टेट हाइफी ऑफ सैक फंगाई इज। बात हो रही किसके बारे में, सैक फंगाई के बारे में, कोष कवक के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर जो भित्ति युक्त कवक तंतु होते हैं बच्चे, उसके लिए अपवाद है। मतलब कह रहे हैं कि सैक फंगाई या सैक फंजाई जो हैं, उसके अंतर्गत जो फंजाई आते हैं उनमें से कौन सा ऐसा अपवाद है जिसके अंदर ये कवक तंतु या हाइफी नहीं होते हैं। तो मेरे भाई देखो, समझो पहले, हाइफी क्या होते हैं, एक लंबे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो अधिकतर कवकों का शरीर बनाती हैं। बहुत सारे हाइफे मिलकर फिर जो संरचना बनाती है उसको बोलते हैं माइसीलियम कहा जाता है। सैक फंजाई जो होते हैं ना, खासकर ये एस्कोमाइसिटीज कैटेगरी में आते हैं, इनमें हाइफे आमतौर पर सेप्टेट होते हैं, यानी भित्ति युक्त होते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद है इस बात का, यीस्ट, जो कि सैक्रोमाइसिस में आता है। यीस्ट जो होता है यूनिसेलुलर फंगस होता है बच्चे, इसमें हाइफे नहीं होते, इसलिए हाइफे के ऊपर की मेम्ब्रेन का तो सवाल ही नहीं उठता मेरे भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका समझ में आ गई होगी, यीस्ट हो जाएगा बच्चे। सी वाला आपका सही आंसर होगा। ये भी आपका 15 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे, 19 नंबर। द फंगस विदाउट माइसीलियम इज। बिना कवक जाल का कवक कौन है बच्चे, ये आपसे पूछा गया है। समझिए, बिना कवक जाल का कवक कौन सा है, ये क्वेश्चन। सैक्रोमाइसिस जो होते हैं एक कोशिकीय फंगस होते हैं, इनमें माइसीलियम नहीं बनता है, और ये क्या करते हैं, बडिंग एक मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके द्वारा प्रजनन करते हैं बच्चे। तो इसके अंदर हाइफे या माइसीलियम तो बनते ही नहीं है भाई। एक था हाइफे, हाइफे से बनता माइसीलियम, समझ गए बात को। तो अब हाइफे ही नहीं होते तो माइसीलियम कहां से बनेगा। तो आंसर क्या दोगे बच्चे, इसके अंदर जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डी वाला आ जाएगा सर। ये 21 में भी पूछा गया था, 1998 में भी आया था, 2012 में भी आया था, 2021 में भी। कई बार बच्चे बोलते हैं सर कहाँ आप 1998 के क्वेश्चन उठा के ला रहे हो। मेरे भाई कोई मतलब ही नहीं है, बहुत क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि जो 2000 से पहले भी कई एग्जाम्स जो चल रहे हैं ना उनमें आए थे, वो अब फिर से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आपके। 20 नंबर पे आ जाओ प्यारे बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अ बोटेनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट्स एग्जैक्टली द जेनरिक नेम इज कॉल्ड। मतलब कई बार क्या होता है कि आप किसी न किसी जीव का बोटेनिकल नेम या आपका जो नोमेनक्लेचर करते हो, एक होता है लिनियस ने जो दिया था, लिनियस ने जो नंबर दिया था आपको, बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति। तो कई बार क्या होता है कि 2 टर्म से मिलके बनता है वो, तो दोनों ही टर्म कई बार सेम होती हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, अगर किसी के अंदर सेम है तो उसको बोलते हैं टोटोनोमी। जैसे देखो मेरे भाई, ये रेटस रेटस है ना, गोरिल्ला गोरिल्ला, मतलब स्पीसीज
और जो आपका जेनेरा होता है दोनों सेम नाम से पुकारे जाते हैं, इसको बोलते हैं टोटोनॉमी बोलते हैं। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, बॉटनी में टोटोनॉमी स्वीकार नहीं की जाती है, जूलॉजी में अलाउड है, तो इसलिए बच्चे ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। बोटेनिकल नेम ऑफ आड़ू, आड़ू खाया होगा आपने, उसका बोटेनिकल नाम। पीच या फिर आड़ू जो होता है उसका बोटेनिकल नाम क्या होता है बच्चे? प्रूनस पर्सिका के नाम से जाना जाता है। अन्य विकल्प में बादाम का नाम दे रखा है आपको, और खुबानी का नाम दे रखा है आपको, और चेरी का नाम दे रखा है। इनको भी एक बार कर लीजिएगा अगर चाहो तो, बाकी आंसर वाला जरूर कर लेना। 22 नंबर बच्चे, एसाफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली, मतलब हींग जो है वो जिस पौधे से प्राप्त होती है वो पौधा किस कुल किस फैमिली का सदस्य है बच्चे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो किस में आएगा मेरे भाई? 4 ऑप्शन में से देखो, हींग जो है जिस पौधे का नाम क्या? फेरुला एसाफोइटिडा, इससे प्राप्त होती है, वो पौधा एपीसी या एम्बलीफेराई कुल से संबंधित है। इस कुल के पौधों की खास पहचान होती है कि इनमें उम्बल यानी पुष्पक्रम देखने को मिलता है, सुगंधित आपको रेजिन्स प्राप्त होंगे, जड़ तना जो होता है उससे लेटेक्स यानी मिल्क जैसा सब्सटेंस प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या होएगा मेरे भाई? 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ये डी वाला आंसर आ जाएगा। 23 नंबर पे आ जाओ सर, 23 नंबर, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बच्चे बेंथम और हुकर ने भी क्लासिफिकेशन किया था। देखो कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे हैं बच्चे जो मैं आपके एमसीक्यू के माध्यम से करवाता हूं, जो रैंडमली आपके पेपरों में आ जाते हैं, रैंडमली आ जाते हैं। अक्सर बच्चे क्या है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर हमने तो ये कंसेप्ट पढ़े ही नहीं कहीं पे। सर भाई बेफिक्र रहो, आपका सिलेक्शन जो होता है वहां पे कंसेप्ट भी जरूरी होते हैं, और रैंडम एमसीक्यू हमारे कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं ना कभी भी श्योर नहीं होते हैं। कंपटीशन एग्जाम की खास बात यही होती है कि कुछ परसेंट 10-15% पेपर का हिस्सा रैंडम मिल सकता है, लेकिन हम अगर उसको रैंडम तरीके से कर लें तो क्या दिक्कत है। लेकिन बच्चे ओवर थिंक कर लेते हैं कि सर मेरे से बन नहीं रहा। भाई करो ना रैंडम चीजें, कंसेप्ट बेस्ड चीजें समझ के करो, रैंडम चीजों को याद कर लो यार, यही तो तरीका होता है। तो बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था मेरे भाई, उसमें कुल कितने आपसे कुल बताए गए थे मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितनी बताई थी उन्होंने? तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन जो 1862 से 83 एक प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति थी, इसने सभी जो आपके बीजीय पौधे थे ना, जितने भी आपके फेनरोगैम्स थे, फेनरोगैम्स में कौन आता है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उनको 3 डिवीजन में और उनके अंतर्गत 3 क्लास, 24 ऑर्डर और 202 फैमिली में बांटा था मेरे भाई। तो इनकी व्यवस्था में जो डाइकोटिलेडेंट्स होते हैं उनको 3 बड़े समूहों में बांटा गया था। समझ गए बात को बच्चे? डाइकोट द्विबीजपत्री पौधों को भी इन्होंने 3 बड़े डिवीजन में बांटा था, पॉलीपिटेली और गैमोपिटेली और मोनोक्लेमिडेली, ये आपके कैटेगरी हो गई बच्चे। तो टोटल आंसर क्या होगा? टोटल इन्होंने क्या पूछा आपसे? कुल कितनी श्रेणियां थी बच्चे, ये आपसे पूछा है। अब श्रेणियों में से देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां जो जितनी भी चीजें आपको दी गई हैं, कहीं पे ऑर्डर लिखा हुआ, कहीं पे फैमिली लिखा, कहीं पे डिवीजन, कहीं पे क्लास। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि मेरे भाई ये आपने क्लासिफिकेशन जब पढ़ा होगा तो मैंने 7 स्टेप्स बताए थे आपको, इन 7 प्रकार की चीज जो कैटेगरी में बांटा जाता है उन्हीं कैटेगरी में से नाम लिखे हुए हैं आपके। तो यहाँ पर पूछा इसने सीरीज, तो सीरीज कितनी थी बच्चे? सीरीज बटी थी 21। सीरीज में इन्होंने बांटा था 21 में, बाकी सीरीज के अलावा डिवीजन 3 थे, क्लास 3 थी, ऑर्डर 24 थे, फैमिली 202 थी, सीरीज बच्चे इसके अंदर श्रेणियां जो थी आपकी 21 थी। 24 पे आ जाओ बच्चे, लैक ओपेरॉन, याद होगा बच्चे लैक ओपेरॉन मॉडल, आपने जेनेटिक्स के अंदर ये पढ़ा था वैसे। तो लैक ओपेरॉन सबसे पहले किस बैक्टीरिया पे किया गया था? ई कोलाई बैक्टीरिया पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये पहली बार डिस्क्राइब किया गया था ई कोलाई के ऊपर। किसने किया था ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई जो लैक ओपेरॉन मॉडल है वो आपका किया था फ्रैंकिस जैकब और जैक्स मोनोड ने 1961 में प्रस्तावित किया था बच्चे। तो आंसर आ जाएगा आपका सी वाला इसके लिए। और लैक ओपेरॉन क्या है, इसके लिए आपको जेनेटिक्स में बहुत गहराई में जानना पड़ेगा बच्चे, तब जाकर के लैक ओपेरॉन समझ सकते हो। मतलब पूरी जेनेटिक्स पढ़ने के बाद फिर ये एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना होता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आज का हमारा शानदार क्वेश्चन, जो आर्कियोबैक्टीरिया है ना उसमें क्या अनुपस्थित होता है? देखो बच्चे 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक आर्कियोबैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्कियो
जो एक्सट्रीम कंडीशन पे भी जिंदा रह सकते हैं। तो उनमें क्या एब्सेंट होता है बच्चे, उनके अंदर एब्सेंट होता है ये आपका पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ना, ये इनके अंदर इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। इसके स्थान पर एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शूडोम्यूरिन कहा जाता है या शूडोपेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। इसी के कारण बच्चे ये क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। तो ये बच्चे आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसी के साथ ही सेशन को हम कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आपने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस किया होगा और आई होप कि आप अपने लक्ष्य जो पीजीटी एग्जाम के अंतर्गत अभी सफल होना चाहते हैं, वर्ग 1 जिसको बोल सकते हैं, तो अब की बार आपकी मनोकामना ईश्वर की दया से कंप्लीट हो। तो मिलते हैं बच्चे फिर अगले किसी यूनिट की प्रैक्टिस सेशन के दौरान। जय हिंद भाई।